नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। चुनावी साल में छोटी से छोटी खबर भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। देशी विदेशी एजेंसियों का सर्वे भी राजनीतिक बवाल की वजह बन जाता है। आज किन किन बातों पर राजनीतिक दंगल हुआ, देश और दुनिया में किन बातों ने खलबली मचाई, ये सब कुछ बताने के लिए हम फिर हाजिर हैं। सबसे पहले हम आपको इस देश की मरती हुई स्वास्थ्य सेवा की एक क्रूर और निर्लज्ज तस्वीर दिखाते हैं। ये उस भारत की तस्वीर है जहाँ की सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत देश की आधी आबादी को मुफ्त में इलाज और स्वास्थ्य बीमा कवर देने का ऐलान किया है। ऐसे इलाज का क्या फायदा, ऐसे ऐलान का क्या फायदा जब अस्पताल में एक बेबस मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिल सकता। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी जिला अस्पताल की है। एक महिला का पैर टूटा था, उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन उसे न तो स्ट्रेचर मिला न ही व्हील चेयर। नतीजा ये हुआ कि इस महिला को एक चादर में बिठाया गया और फिर उस चादर को घसीटते हुए इस महिला को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया। ऐसा नहीं कि ऐसी तस्वीरें कोई पहली बार सामने आई हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि ऐसी तस्वीरें आखिर कब तक देखनी पड़ेंगी। मरीज की ये दर्दनाक तस्वीर उस शहर की है जहां से चौहान परिवार आता रहा है। जी हां, चौहान परिवार शंकरराव चौहान और अशोक चौहान। और इसके साथ साथ ये उन दावों की भी पोल खोलता है जहां पर केंद्र सरकार अभी ये दावा कर रही है कि मरीजों को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं सर्वोत्तम और सर्वोपरि रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये तस्वीर इस बात की सूचक भी है कि व्यवस्था कितनी लाचार और लचर है। अब बात करते हैं उस सर्वे की जिसने भारत में महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। थॉमसन रॉयटर्स के एक सर्वे में बताया गया था कि महिलाओं के लिए भारत दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है। इस सर्वे में महिलाओं को लेकर असुरक्षित मुल्क में भारत को अफगानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान से भी बदतर बताया गया था। लेकिन भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय ने सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि थॉमसन रॉयटर्स के सर्वे में जो दावा किया गया था वो ओपिनियन पोल पर आधारित है, न कि किसी रिपोर्ट या डाटा पर। सर्वे में सिर्फ 6 सवाल पूछे गए थे और इसमें केवल 548 लोग शामिल थे जिन्हें महिलाओं से जुड़े मुद्दे का एक्सपर्ट बताया गया। इस मुद्दे पर कर दिया है। I just don't believe that India is number one in this. Yes, the FIR number have increased. The media is taking up these issues very actively, but no, the crime rate hasn't increased so much that it has become number one. जब यह सर्वे आया था तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सीधे सीधे पीएम मोदी को घेरा था। राहुल ने ट्वीट किया था कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री गार्डन में योग वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में भारत की स्थिति अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब से भी बदतर है। यह हमारे देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है। इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई और कहा कि राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं। तुरंत इसको राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि मोदी जी को घेर लिया है। पहले एक परिपक्वता के साथ पूरे विषय को समझना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसा कहा गया है, जिस भी एजेंसी ने ऐसा कहा, क्यों कहा है। हालांकि कांग्रेस को तुरंत पलटवार भी आ गया। कांग्रेस ने कहा कि इसी थॉमसन रॉयटर्स ने यूपीए सरकार के दौरान सर्वे में भारत को चौथा नंबर दिया था, तो नरेंद्र मोदी ट्वीट कर हमें घेर रहे थे, तो आज इस सर्वे पर चिढ़ क्यों हो रही है। देखिए, थॉमसन रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है 2013 में उसने इंडिया की रैंकिंग 4th बताई थी। उस समय पे देश के भावी प्रधानमंत्री, गुजरात के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के चीफ कैंपेन इंचार्ज नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में बकायदा उसी रिपोर्ट को का हवाला देकर ट्वीट किया था। आज वही रिपोर्ट जब देश को सबसे असुरक्षित देश का रैंक देती है, उपाधि देती है, मैं मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जरूर इस बारे में ट्वीट करेंगे। सुरक्षा और महिलाओं की बात चल रही है तो इसी से जुड़ी एक और खबर। यूपी सरकार ने पुलिस मैनुअल में बदलाव करने का ऐलान किया है। आज योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई। यूपी पुलिस के कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने जो आचार संहिता बनाई है उसके तहत अब पुलिस डिपार्टमेंट के क्लर्क, अकाउंटेंट और कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट जैसे कर्मचारी न तो दूसरी शादी कर सकते हैं, न ही लिव इन पार्टनर रख सकते हैं। यूपी पुलिस के कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और अफसरों के लिए ये नियम पहले से लागू है। अब इसके दायरे में वो क्लर्क और वो दूसरे कर्मचारी भी आ गए हैं जो फील्ड ड्यूटी नहीं करते, सिर्फ ऑफिस में लेखा जोखा संभालते हैं। जो मैनुअल है, गाइडलाइंस है, नियमावली है, उसके अंदर संशोधन है
कि अलग अलग संवर्ग के लोग जो हैं उन लोगों को कहीं शादी, उन लोगों की पर्सनल लॉ उनको अलाउ नहीं करता, तो वो कहीं शादी कर लेते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी तो वो अप्लाई नहीं कर सकते उस पोजीशन के लिए। यूपी के मेरठ में एक प्रेमी जोड़े को पंचायत ने मौत का तुगलकी फरमान सुनाया है। ये संसदीय खेज मामला मेरठ के मवाना का है। लड़का और लड़की दोनों अलग अलग बिरादरी से हैं। पिछले 7 साल से पड़ोस के ही एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा पंचायत बुलाकर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। घर में कैद लड़की किसी तरह भागकर थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज करते हुए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। एक थाना मवाना पे कल लड़के आए थे, 2 लड़के आए थे, दोनों मेजर हैं और एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनके प्रेम प्रसंग है आपस में। उनका कहना था कि वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन लड़की के घर वाले शादी नहीं चाहते क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के और एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। इससे उनको आपत्ति है, उनको शादी करने दिया जाए। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा एसडीएम के यहाँ उनके बयान कराए जा रहे हैं और जैसा भी बयान आता है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई जो इसमें होती है वो की जाएगी। अब बात पीएम मोदी की, जो कल नरक के दरवाजे के तौर पर बदनाम मगहर जा रहे हैं, जहां से वो 2019 के लिए चुनावी आगाज करेंगे। यूपी के संत कबीर नगर के मगहर में कबीर की समाधि और मकबरा है। मगहर को लेकर यह भ्रम है कि यहाँ मरने वाला आदमी नरक में जाता है। कबीर ने ताउम्र इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की और अब पीएम मोदी यहाँ आकर एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। एक तीर से वो कई निशाने साधेंगे। जहाँ एक तरफ वो चुनावी आगाज करेंगे, वहीं कबीर पंथियों को साधने की भी कोशिश करेंगे। यूपी, एमपी, पंजाब और हरियाणा में कबीर पंथियों की अच्छी खासी तादाद है और यहाँ उनके आने से एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हर कबीर पंथी के गले में एक तुलसी की माला जरूर होती है। उस तुलसी की माला का जाप भी किया जाता है। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मगहर में आएंगे तो उन्हें करीब करीब 10 फीट लंबी एक तुलसी की माला दी जाएगी। मन की बात में ही पीएम मोदी ने कहा था कि वो मगहर जाएंगे और कल यहां आकर वो कबीर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव भी रखेंगे। यहां वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आएंगे। मोदी यहां रैली भी करेंगे जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की खबर है। हालांकि मोदी के मगहर दौरे पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। यूपी से उन्होंने अपनी चुनावी रैलियां जो एक तरीके से शुरू कर दी हैं। देखिए, कबीर साहब की बड़ी पूर्ण धरती है। कबीर साहब के धरती पर आकर के और प्रधानमंत्री जी तो हमारे हमेशा एक तरह से चुनावी मोड में रहते हैं। मगहर से पीएम मोदी का मैसेज काशी से अमृतसर तक पहुंचेगा। दरअसल गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की वाणी के भी अंश हैं, इसलिए मगहर के बहाने कबीर पंथियों के साथ साथ वो सिख समाज को भी साधने की कोशिश करेंगे। अब बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मिशन बंगाल की। आज 2 दिनों के दौरे पर शाह बंगाल पहुंचे। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर आयोजित समारोह में अमित शाह पहुंचे। इसके कार्ड के तौर पर टीएमसी बंकिम चंद्र चटर्जी के गांव में कल कार्यक्रम करेगी। शाह पंचायत चुनाव की रिपोर्ट लेंगे और राज्य में बीजेपी के संगठन की समीक्षा करेंगे। उधर शाह के बंगाल पहुंचने से पहले ही उनके पोस्टर हटा दिए गए हैं। आरोप है कि कोलकाता के विधाननगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर हटाए हैं। कल शाह को रामपुर हाट और वीर भूमि जाना है, लेकिन उनके जाने से पहले ही इस पूरे रास्ते में ममता बनर्जी के पोस्टर और कटआउट लगा दिए गए हैं। 2014 में देश भर के साधु संतों से अयोध्या में मंदिर निर्माण समेत तमाम वादे कर सत्ता में आई बीजेपी अब संतों की नाराजगी से जूझ रही है। ऐसे में संतों को मनाने का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले योगी अयोध्या में संतों को साधने गए और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार में नाराज संतों को मनाने पहुंचे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कनखल स्थित हरिद्वार आश्रम में संतों के साथ संघ प्रमुख की ये बैठक करीब करीब 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण और अन्य मुद्दों पर संत समाज की नाराजगी को लेकर चर्चा हुई। हालांकि संत समाज इससे इनकार कर रहा है। राम मंदिर एक ऐसा विषय है जो न्यायालय के अधीन है।
और सभी पक्ष उस न्यायालय की प्रतीक्षा में है, तो उस पर कोई चर्चा क्या होगी? जो न्यायालय की बातें हैं उस पर अभी से टिप्पणी करना ठीक नहीं। अब बात बिहार की सियासत की, जहां 2019 के चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग की लेकर उठापटक जारी है। जेडीयू की तल्खी के बीच खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नीतीश कुमार से बात करेंगे। 12 जुलाई को शाह पटना जा रहे हैं और वो नीतीश कुमार से मिलकर गठबंधन की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिहार की 40 में से 25 लोकसभा सीटों पर दावेदारी जता चुकी जेडीयू अब कह रही है कि 25 सीटों की हमारी कोई जिद नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी से संबंध उनके वैसे नहीं है, उतने सहज नहीं दिख रहे हैं जिस तरह के पहले थे। नहीं, रिश्ते उतने ही सहज हैं। सीटों का बंटवारा एक अहम मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी होने के नाते उसको एड्रेस भी करना चाहिए और रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। क्या आप जेडीयू अभी भी एडोमेंट है कि उसको 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी लोकसभा में? नहीं, एडोमेंट सही शब्द नहीं है। हमने अपना आंकलन बताया है कैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए अपनी ऊंचाइयों पर जा सकता है। तो फार्मूला क्या होगा सीटों का? क्योंकि सीटों के तालमेल को लेकर के बताया जा रहा है कि सीटों के तालमेल को लेकर के तनाव है, तो आखिर फार्मूला क्या होगा? नहीं, फार्मूला वो पब्लिक मीटिंग के जरिए या मीडिया के जरिए नहीं बताया जाता। जब दोनों पक्ष बैठेंगे तो मिल बैठ करके इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। भोपाल में आज किस बात पर बवाल हो गया ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। कर्नाटक के मांड्या जिले की एसपी राधिका के ठाठ सामने आए हैं। इस महिला एसपी ने अपने आवास पर 18 पुलिस कर्मियों को अर्दली लगा रखा है, जिनसे वो घरेलू काम करवाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एमबीबीएस के छात्र यश पाठे की खुदकुशी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एमपी विधानसभा के पूर्व सचिव की बेटी पर यश को ड्रग एडिक्ट बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पुणे के आलंदी में बीजेपी नेता और नगर सेवक सुधाकर कामले की हत्या से हड़कंप मच गया है। बाइक से जब सुधाकर आलंदी लौट रहे थे तब उन पर 2 बदमाशों ने हमला कर दिया। यूपी के झांसी में घर में घुसकर दबंगों ने पहले लड़की से छेड़खानी की और जब उसके पिता ने विरोध किया तो उसे पीट दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाजियाबाद में केरोसिन तेल से नकली डीजल बनाने का खुलासा हुआ है। एसडीएम की टीम ने लोनी में जब छापेमारी की तो हजारों लीटर नकली डीजल बरामद हुआ। जेल का खाना अब आपके घर तक पहुंचेगा। चंडीगढ़ की मॉडल जेल में बनी मिठाइयां, स्नैक्स अब ऑनलाइन घर घर पहुंचेंगे। देश में पहली बार किसी जेल ने ऐसी मुहिम शुरू की है। रुक करते हैं चुनाव की ओर बढ़ रहे मध्य प्रदेश का, जहां विधानसभा का मानसून सत्र हो हल्ले और हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिन चलने वाला सदन 2 दिन में ही खत्म हो गया, उसमें भी केवल 5 घंटे काम हुआ। विधानसभा अनिश्चितकालीन तक स्थगित होने से भड़की कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में ही समानांतर सदन लगाया और शिवराज सरकार पर जमकर बरसी। कांग्रेस विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी और मुंह पर टेप चिपकाकर प्रदर्शन किया और सरकार पर विपक्ष को दबाने के साथ अध्यक्ष पर सरकार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो सरकार के खिलाफ महिला अपराध, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, सिंहस्थ घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, मनरेगा में भ्रष्टाचार, अवैध खनन, कर्मचारी विरोधी नीतियों, विद्युत शुल्क चोरी घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लाई है, जिसका सामना करने के बजाय सदन को स्थगित करवा दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार पोल खोलेगी। सीताशरण शर्मा जी को कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है, सिर्फ पक्षपात नरोत्तम मिश्रा का चेहरा दिखाई देता है। जो वो इशारा करता है वही होता है। विधानसभा सत्र काफी कम चला, किसको मानते हैं? इसके दोषी मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा और सीताशरण शर्मा। कांग्रेस ने लोकतंत्र का और विधानसभा का मखौल उड़ाया। जब उन्हें मौका मिलता है कि विधानसभा में वो सकारात्मक बात करें तो उससे वो भगते हैं और इस प्रकार से मीडिया का स्टंट बनाने के लिए सड़क पर उतरकर विधानसभा का मजाक उड़ाते हैं।
मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी सेंधमारी करने में जुट गई है। राज्य में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। अभी 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है और दूसरी लिस्ट 6 जुलाई को आएगी। 15 जुलाई को पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इंदौर से चुनावी आगाज करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में व्यवस्था बदलने के मकसद से चुनाव में उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश को आजादी के बाद से कभी कांग्रेस की सत्ता रही, कभी भाजपा की सत्ता रही। आम आदमी पार्टी का मिशन है, सरकार हम सत्ता के लिए नहीं व्यवस्था के लिए बनाना चाहते हैं कि व्यवस्था बदला जाए। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था बदला है और उसके लिए आज से शंखनाद हमने किया है। झारखंड में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। खूंटी में बीजेपी सांसद और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे करिया मुंडा के आवास पर कुछ लोगों ने हमला बोलते हुए उनके 3 सुरक्षा कर्मियों को अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि सांसद के बॉडीगार्ड्स को पत्थलगढ़ी समर्थक घाघरा गांव ले गए। तीनों गार्ड्स को बचाने के लिए खूंटी के पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं झड़प के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, करिया मुंडा और उनके दोनों बेटे दिल्ली में थे। खबर है कि पत्थलगढ़ी समर्थकों ने बॉडीगार्ड्स को छोड़ने के लिए शर्त रखी है कि खूंटी के डीसी और एसपी समेत 5 लोग आकर उनसे बात करें। उनका आवास है, वहाँ एक उनका हाउस गार्ड रहता है 1-4 की संख्या में। उसमें सूचना मिली कि 3 आदमी को लोग वहां से उठा करके पत्थलगढ़ी वाले ले गए हैं और आईजी खूंटी पहुंच गए हैं। डीआईजी भी खूंटी में है और अभी प्रयास किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि उनको वहां से सेफली बाहर निकाला जाए। बात झारखंड में हुए नक्सली हमले की। नक्सलवादियों ने झारखंड के लातेहार में लैंडमाइन ब्लास्ट किया जिसमें 7 जवान शहीद हो गए और 3 बुरी तरह घायल हो गए। नक्सलियों ने हमला लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके में उस समय किया जब झारखंड जगुआर पुलिस असॉल्ट ग्रुप और सीआरपीएफ की टीम सर्च अभियान से वापस लौट रही थी। नक्सलियों ने घात लगाकर पहले से बिछाई बारूदी सुरंग में धमाका किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 7 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम अपने साथियों का जो बलिदान है इससे हम और दृढ़ विश्वास से नक्सल उन्मूलन के लिए और जोर से हम लोग अभियान चला करके और पूरा पहाड़ को हर हाल में नक्सलियों से हम लोग खाली करवाएंगे। बताया जा रहा है कि हमले के बाद नक्सली शहीद हुए जवानों के हथियार लूटकर फरार हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के पीछे कुख्यात नक्सली विश्वनाथ और संतोष का नाम सामने आ रहा है, जिसे बारूदी सुरंग बनाने में माहिर माना जाता है। इस घटना के बाद पलामू, लातेहार और गढ़वा से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर रवाना किया गया है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस नक्सली हमले के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। नक्सल समाप्त करने की तो बात कहती है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार इस विषय पर पूरी तरीके से विफल रही है। सरकार के सारे चीज सरकार के ध्यान में आया है। सरकार अपने तरह से एक कार्रवाई भी कर रही है। सरकार उचित कार्रवाई करेगी, ये मैं कह सकता। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना क्या कर रही है वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें। गुजरात के कच्छ में एबीवीपी के छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली। सीनेट चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के छात्रों ने प्रोफेसर के मुंह पर तारीख पोतकर जुलूस निकाला। आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई से गोरखपुर जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस के पेंट्री कार में टीसी के साथ जीआरपी जवान ने मारपीट की। ये जीआरपी जवान बिना अनुमति के पेंट्री कार में बैठे थे, जिसको लेकर टीसी और जीआरपी जवानों के बीच झगड़ा हुआ। यूपी के कानपुर में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जब पेट्रोल डलवाने के बाद कर्मचारी ने पैसे मांगे तो 3 से 4 लोग तोड़फोड़ और मारपीट पर उतर आए। उत्तराखंड के मसूरी में एक तेज रफ्तार कार ने टोल कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की। दरअसल जब टोल कर्मी ने कार सवार से टोल मांगा तो उसने तेज रफ्तार से टोल कर्मी पर कार चढ़ा दी, लेकिन वो बाल बाल बच गया।
राजस्थान के कोटा में गाय के हमले की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सड़क पर घूम रही आवारा गाय ने बच्चों को सूंड पर उठाकर पटक दिया। इस हमले में बच्चे की जान बाल बाल बची। 2019 की जंग को ध्यान में रखते हुए एक ओर बीजेपी जहां दलित और पिछड़ा वर्ग को लुभाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर उसके नेता ही इस अभियान में पलीता लगा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे स्थानीय बीजेपी नेताओं की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष एक दलित अध्यापक से अपने पैर छुआकर माफी मांगते दिख रहे हैं। इस दलित अध्यापक का नाम सत्यभान सिंह है, जो कि शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट शेयर की थी। इसी से नाराज ब्राह्मण समाज ने उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी। इसी मामले में पुलिस ने सत्यभान सिंह को थाने बुलाकर उनसे माफी मंगवाई। थाने में ही बीजेपी के ब्राह्मण नेता कालीचरण गौड़ भी मौजूद थे। सत्यभान सिंह को उन्हीं के पैर छुआकर माफी मंगवाई गई। कालीचरण गौड़ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब न तो पुलिस इस पर कुछ बोल रही है और न ही बीजेपी नेता। आज की एक और बड़ी खबर, आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। सुबह 5 बजे जम्मू के शिविर से यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में अमरनाथ यात्रा के दर्शन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हुए। ये जत्था कल बाबा बर्फानी की गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ हाईटेक सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। एक तरफ जहां ड्रोन से निगरानी होगी तो वहीं मोटरसाइकिल स्क्वाड चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इंडिया न्यूज पहुंची है, पीछे पानी के बक्सों का पता है जो पानी के जखारे हुआ। इस वक्त अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जोश बढ़ रहा है। आपको बताऊंगा, आस्था की कोई कमी नहीं, जोश की कोई कमी नहीं। कोशिश यही अपनी यात्रा को सुखद तरीके से पूरा कर सके। कितना सुरक्षित महसूस करें, कैसा महसूस करें? सर, हमें आते हुए आज यहाँ 15 साल हो गए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो टीवी पे दिखाया जाता है, ऐसा खौफ वाली कोई बात नहीं है। पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ मिलिट्री का पूरा इंतजाम है। भोले बाबा साथ में हमारे देश के जो सैनिक हैं, ये हमारे लिए इतनी हमारी सिक्योरिटी करते हैं जिसमें हमें किसी किस्म का भय नहीं रहता। इस साल सरकार ने पहली बार अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के जो वाहन है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग का इस्तेमाल किया है। वहीं आर्मी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के साथ साथ कश्मीर की जनता की भी है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी काफी समय पहले से ही शुरू हो गई है, जो कि हमारे गवर्नर साहब ने 2-3 मीटिंग लेकर कोऑर्डिनेशन मीटिंग ली है, क्योंकि उनके अंडर जो अमरनाथ कमेटी है उसकी गाइडेंस में पूरी तैयारियां होती हैं। साथ ही उसमें यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और साथ में इंटेलिजेंसीज काम करती है। और सबसे जरूरी काम कई सालों से जो अमरनाथ यात्रा में हुआ है वो है लोकल लोगों का कोऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के हालात पर आर्मी चीफ बिपिन रावत का बयान सामने आया है। सेना प्रमुख ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये सब कुछ प्रायोजित है। बिपिन रावत ने कहा कि मानवाधिकार के मामले में सेना का रिकॉर्ड शानदार है। I don't think we need to speak about the human rights record of the Indian Army. It is well known to all of you. It is well known to the people of Kashmir. It is well known to the international community. So I don't think we should get too concerned about this report. Some of these reports are motivated. The human rights record of the Indian Army is absolutely above board. अब आपको दिखाते हैं हवा में क्रैश होने के बाद गिरते सुखोई विमान से कूदकर जान बचाते पायलटों की तस्वीर की। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई विमान आज सुबह नासिक के पास हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। विमान के जमीन पर गिरने से पहले दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। दोनों पायलट पैराशूट के सहारे नीचे कूद गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पायलट पैराशूट के सहारे नीचे उतर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सुखोई के क्रैश होने के बाद की है। तस्वीर में आप देखते हैं कि कैसे क्रैश के बाद फाइटर प्लेन मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों पायलट दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पैराशूट के सहारे प्लेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई।
दक्षिण भारत में नेताओं का एक्टिंग करना और एक्ट्रेस का नेतागिरी करना कोई नई बात नहीं, लेकिन अब ये चलन बिहार में देखने वाला है, और वो भी लालू यादव के घर पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव एक्टिंग करेंगे। सत्ता से हटने के बाद अब वो फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में है। तेज प्रताप की फिल्म का नाम रुद्रा द अवतार है। तेज प्रताप ने खुद इस फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया है। पोस्टर में लिखा है कि ये हिंदी फिल्म है, जल्द रिलीज होगी। पोस्टर में सिर्फ तेज प्रताप दिख रहे हैं, चश्मा लगाए क्लोजअप में तेज प्रताप की फोटो है, साथ ही उनकी एक और फोटो भी इस पोस्टर में नजर आ रही है। पोस्टर में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर तेज प्रताप की हीरोइन का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल लालू परिवार में तेज प्रताप यादव की लाइफ स्टाइल सबसे अलग है। वो सियासत में ज्यादा अपने अलग अलग रंगों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो शंखनाद कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो कभी कृष्ण कन्हैया का झोला धारण कर लेते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं। पूजा पाठ में लीन रहने वाले तेज प्रताप अब पहले पर्दे पर रंग जमाने के लिए तैयार हैं। नेतागिरी करने के बाद अब वो हीरोगिरी दिखाने वाले हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और पार्टी के कई नेताओं से नाराज हैं। हालांकि बाद में उन्होंने भाई को दिल का टुकड़ा बताते हुए कहा था कि तेजस्वी को गद्दी दिलाकर द्वारका चला जाऊंगा। हालांकि द्वारका की बात तो दूर, लेकिन तेज प्रताप बॉलीवुड के गलियों में जरूर पहुंच गए हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और साथ में देखते हैं क्या है 9:30 बजे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा सरकार दहेज का हिसाब किससे मांग रही है? संजू बने रणबीर कपूर ने संजय दत्त के कौन कौन से राज खोले हैं? शैलजा की हत्या के आरोपी मेजर निखिल के साथ सेना क्या सलूक करेगी? ये सब आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात चंबल की, जिसके बीहड़ और बागियों पर बॉलीवुड ने न जाने कितनी फिल्म बना डाली, लेकिन वही चंबल अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। चंबल के बीहड़ों के बीच आबाद गाँवों में अकाल का खतरा डाकुओं से भी बड़ा है। बंजर धरती पर न तो पानी है और न ही हरियाली, इसलिए गांव के गांव वीराने होने लगे हैं। वर्षा बहुत कम है रही है। चंबल क्षेत्र में तो कम से कम वर्षा आ रही है, बहुत कम, कई सालों से, और ज्यादातर सूखा हो रहा है। पानी जल का अभाव होता जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है। चंबल दरअसल किसी गांव या जिले का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी के किनारे बसे सभी इलाकों को चंबल ही कहा जाता है। चंबल नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून चंबल के रास्ते ही राजस्थान पहुंचता था। लेकिन 1980 के दशक से मानसून ने रूट बदलना शुरू कर दिया। चंबल इलाके में बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। चंबल में एक समय औसत बारिश 800 मिलीमीटर होती थी, जो अब घटकर 699 मिलीमीटर रह गई है। आसमान में ग्राउंड वाटर अब 600 फीट नीचे चला गया है। टेम्परेचर बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर एक तो 4 साल से वर्षा की कमी रही है, एवरेज से रेनफॉल कम हो रहा है, और जो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम आते हैं वो पहले उनका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्ली था, और हम 2006 से देख रहे हैं कि उनका जो मूवमेंट जो है वेस्टर्ली हो गया है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। चंबल नदी भी पानी के लिए तरस रही है, तो वहीं चंबल के लोगों को भला पानी कैसे नसीब होगा? आज हाल ये है कि चंबल से हरियाली मिट्टी जा रही है, और इसी अनुपात में बीहड़ों का विस्तार हो रहा है। बीहड़ दरअसल मिट्टी के टीलों को कहा जाता है। इन टीलों से सूखी मिट्टी पूरे इलाके में फैल रही है। बीते 30 साल में चंबल का औसत तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। चंबल के रेगिस्तान बनने की बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मौसम विभाग के रिसर्च से पता चला है कि बीते 10 साल में ही चंबल में करीब 50% जमीन बीहड़ में बदल गई। चंबल इलाके में बसे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों के 1050 गांवों का वजूद मिट गया है। यही हाल रहा तो 2050 तक पूरा चंबल रेगिस्तान में बदल सकता है। 2000 और गांवों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। चंबल को रेगिस्तान बनने से बचाने का एक और तरीका है। यहाँ बड़े पैमाने पर पौधे लगाने होंगे। चंबल नदी में पानी का बहाव बनाए रखना होगा। ये काम जल्द से जल्द शुरू करना होगा। चंबल में अकाल है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में राहत की बरसात हो रही है। मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। सूबे के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पुलों और सड़कों पर पानी बह रहा है।
कई अहम सड़कें पानी में डूब जाने से आवाजाही ठप हो गई है। सबसे बुरा हाल इंदौर और देवास में नजर आया। इंदौर में हो रही मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। नगर निगम के दावे खोखले साबित हुए और निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। देश के सबसे साफ शहर का खिताब पा चुका इंदौर पहली बारिश में बदरंग नजर आया। कुछ ऐसा ही हाल देवास का भी दिखा। भारी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है और अगले 2 दिन सूबे में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। यूपी के भी कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, जिसने कई जिलों के नगर निगमों की कलाई खोलकर रख दी है। सबसे बुरा हाल सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर का है। बारिश के बाद पैदा हुए हालातों ने यहाँ के लोगों को बाबू गुलाब राय की लिखी कहानी नर से नारायण की याद दिला दी है। जैसे उस कहानी का पात्र नींद से जागने पर अपना घर पानी में डूबा पाता है, ठीक उसी तरह गोरखपुर के लोग भी जब आज सुबह नींद से जागे तो पूरा शहर पानी के आगोश में समाया नजर आया। आज 1:30 बजे शुरू हुई बारिश का दौर सुबह 5 बजे तक चला। लोगों के घर, दुकान, मकान सब पानी में डूब गए। सड़क और तालाब में फर्क मुश्किल हो गया। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को लाखों का सामान का नुकसान हुआ। अब लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। 2 घंटे के बारिश में शहर का ये हाल है। अभी पूरी मानसून बाकी है। अभी मानसून की ये शुरुआत हुआ है शहर में। मुख्यमंत्री का शहर है, देखिए ये आलम है उनका। आज सिटी में वो मौजूद हैं और बाढ़ की पोजीशन देखिए, पहले ही में पूरा नाला भरा हुआ, ना सफाई है ना कुछ है। पूरी दुकान बर्बाद हो जा रही है। अगल बगल का सारा कटा, पूरे शहर में पानी लगा हुआ है। और अब बात दिल्ली के शैलजा मर्डर केस की। शैलजा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस हर एंगल से कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली पुलिस आरोपी मेजर निखिल हांडा को लेकर मौका वारदात वाली जगह पर यानी दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पहुंची, जहां उस चाकू की भी तलाश की गई जिसका इस्तेमाल कत्ल में किया गया था। इसके अलावा शैलजा की एक सैंडल की भी तलाश जारी है, क्योंकि शैलजा के पैर से एक ही सैंडल मिली है। पुलिस मौके पर उन डॉक्टरों को भी लेकर गई जिसने शैलजा के शव का पोस्टमार्टम किया था। जो चाकू बरामद हुआ है उसमें अभी तक हमें लग रहा है कि शायद उससे हत्या नहीं की गई है। हत्या करने वाला चाकू जो है वो अभी जो हम ढूंढ रहे हैं वो बाकी है। सूत्रों से ये भी खबर है कि पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी हांडा को लेकर अब मेरठ भी जाएगी। माना जा रहा है कि इस मामले में आरोपी मेजर निखिल हांडा खुद को बचाने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच इस मर्डर केस में इंडियन आर्मी का बयान सामने आया है। मेजर निखिल हांडा जिस यूनिट से ताल्लुक रखते थे वो उनके खिलाफ आर्मी हेडक्वार्टर में सस्पेंशन का केस रखेगी। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी होगा। इस दौरान निखिल हांडा को उनकी सैलरी का सिर्फ 33% हिस्सा मिलेगा। अगर वो दोषी पाए गए तो सस्पेंशन के दौरान जो सैलरी दी जाएगी उसकी रिकवरी की जाएगी। ये चूंकि क्रिमिनल मैटर है इसलिए इसमें इंडियन आर्मी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब बात हरियाणा सरकार के उस फरमान की जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार के इस फरमान के बाद सरकारी कर्मचारियों को दहेज या ससुराल से कुछ भी लेने में अब डर लगेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है उसके मुताबिक कर्मचारियों को ससुराल से मिली पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ससुराल से किसी भी रूप में कुछ भी मिलने पर उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। ससुराल से मिली संपत्ति की जानकारी कर्मचारियों को लिखित में अपने विभाग को सौंपनी होगी। कर्मचारी से संपत्ति का ब्यौरा मिलने के बाद विभाग की तरफ से इसे ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। शायद मुख्यमंत्री जी को ये मालूम नहीं कि दहेज लेने पर कानूनी प्रतिबंध है। अगर कैबिनेट ही दहेज लेने के लिए वो भी सरकारी अधिकारियों को उकसाएगी तो क्या हरियाणा का मंत्रिमंडल और हरियाणा के मुख्यमंत्री दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये अपने आप में दिखाता है कि खट्टर सरकार किस प्रकार के नौसिखिया लोग चला रहे हैं। सरकार ने इससे पहले भी दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी कर्मचारी हरियाणा सरकार का दहेज ना ले और एंटी दहेज जो एक लॉ है, एंटी डॉरी लॉ, उसको फॉलो करे।
दिल्ली पुलिस ने 5 दिन पहले बॉक्स में महिला की लाश मिलने के केस को सुलझा लिया है। दरअसल जूही नाम की इस महिला का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति साजिद अली अंसारी ने किया है। उसने बेरहमी से अपनी पत्नी को 7 टुकड़ों में काटा और कार्टन और बैग में रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश की और ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका चक्कर किसी और महिला से चल रहा था और वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। पिछले दिनों दिल्ली के सरिता विहार इलाके में जूही की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस बीच में साजिद अली अंसारी ने एक बात और भी बताया कि उसकी किसी और भी लड़की से महिला से उसकी मित्रता भी हो रही थी और इन तमाम चीजों को देख करके साजिद अली अंसारी ने इस घिनौना प्लान उसने बनाया कि उसको जूही को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का उसने एक कॉन्स्पिरेसी रचा। उनको लगा था कि क्योंकि बॉडी को ऐसे काट दिया गया है, उसको फेस डिस्फिगर कर दिया गया है, तो उसके बारे में हत्या के बारे में कोई सुराग नहीं मिलेगा, इसकी आइडेंटिटी भी नहीं होगी और ये हत्या हमेशा के लिए इस तरह से दबा रहेगा। सरकारी अस्पतालों से आम आदमी क्यों खौफ खाता है, इसकी बानगी हरियाणा में देखने को मिली, जहां बिजली और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। मामला पानीपत का है। यहां के सिविल अस्पताल में 3 दिन से लो वोल्टेज के चलते NICU वार्ड में एसी ने काम करना बंद कर दिया। एसी बंद होने और वार्ड में वार्मर चलने से टेम्परेचर बढ़ने लगा। वेंटिलेशन नहीं होने, उमस और गर्मी से नवजात बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में बच्चों को वार्ड से बाहर निकालकर फर्श पर लिटाया गया। 5 बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। इन्हीं में से 2 बच्चों की मौत हो गई। अब अस्पताल प्रबंधन इस पर सफाई दे रहा है। यहाँ पे एसी की थोड़ी दिक्कत रही कल शाम को, जिससे रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, लेकिन इसको कंट्रोल में किया गया। एक कूलर का भी अरेंजमेंट किया गया ताकि थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए और जो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था तो हमें 4 बच्चे रेफर नहीं करने पड़े। बच्चों की मौत का ये मामला सामने आते ही सूबे की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार यूपी की योगी सरकार से बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने का कंपटीशन कर रही है। उधर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल प्रबंधन से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है।